Dear students, Assalamu alaikum. Today is 11th July 2020, Saturday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the solved exercises of past indefinite tense, as well as we will do verb MCQs from summer vacation homework. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation, question answer and objective part of unit number 11, noise in the environment. Today we will do some of its activities from work pages and past indefinite tense. Before starting past indefinite tense, which is also called simple past tense, we will overview the tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. Present means मौजूदा या हाल, past means माजी या गुजरा हुआ वक्त, and future means मुस्तकबिल या आने वाला वक्त, and tenses means ज़माने. Tense means time, वक्त या ज़माना. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on past tense, then there are four aspects: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Today we will revise past simple tense and discuss its solved exercises. जैसे कि past simple tense या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से डिटेल लेक्चर जो है वो अपना टेंसेस वाले लेक्चर्स के दौरान हम ले चुके हैं. इसके यूजेज, इसके स्ट्रक्चर, इसकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस थी आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे हमने डिटेल जो है वो डिस्कशन की थी उन पे. ठीक है, आज ब्रीफली हमने जो है वो इसको डिस्कस करना है ताकि आपकी प्रॉपरली रिवीजन हो जाए सिंपल पास्ट की, और इसके साथ साथ जो है वो आप अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे मौजूद जो एक्सरसाइजेस हैं सॉल्व्ड फॉर्म में, उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें. उनको हम डिस्कस करेंगे. और सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने का मकसद, जैसे कि मैं ने आपको पहले भी बताया था ये, कि चूँकि आपके एनुअल पेपर में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 8 सेंटेंसेस आते हैं जो कि मिक्स होते हैं यूजेस और टेंसेस. ठीक है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं टेंसेस के, और उन 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं. वो जो 8 आते हैं वो आपकी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों एक्सरसाइजेज में से मिक्स होके आते हैं. तो इसके लिए जो है वो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस को डिस्कस करना, उनको एक नज़र देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी आता ही है पास्ट सिंपल का या किसी भी और टेंस का. जब हम सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस को अपनी नज़र से एक दफ़ा गुजार लेते हैं, उनको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे ये होता है कि जब आप अपने पेपर में अपीयर होते हैं और अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी जो है वो आपका आउट ऑफ कोर्स आ गया. ठीक है, तो इसके यूजेज और स्ट्रक्चर वगैरह को भी हम जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका डिटेल लेक्चर नहीं लिया था या अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए थे इस हवाले से, उनके पास आज जो है वो ये मौका है कि वो अपना ये वाला टॉपिक, अपने ये वाले नोट्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, यूजेज और स्ट्रक्चर जो है वो आपने अपनी नोटबुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है. आज आपको पता है आपका लिखने वाला कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ आप जो है वो रिवाइज करते हैं अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन से सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस जो भी हमारा टेंस का टॉपिक होता है. ठीक है, उसके साथ साथ हमने जो है वो MCQs करने होते हैं, वो भी आपके समर वेकेशन होमवर्क पे मौजूद हैं, जो आपका एकेडमिक जर्नल है उस पे मौजूद हैं. तो इसलिए बेटा आपने चूँकि कुछ लिखना नहीं है तो याद आपने फिर प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से करना है. नोटबुक जिस पे आपने जो है वो पास्ट सिंपल जहाँ पे काम किया हुआ है अपनी समर वेकेशन नोटबुक पे, उसको अपने सामने खोल लें ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो. ठीक है, नोटबुक आपने खोल के फिर आपने जो है वो बेटा लेक्चर सुनना है ताकि आपको जो है वो डिटेल में बात समझ आ जाए. यूजेज की अगर हम बात करें तो पास्ट सिंपल, जिसे हम जो है वो माजी मुतलिक भी कहते हैं, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट. जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि पास्ट माजी गुजरा हुआ वक्त जो है, और इंडेफिनिट जो कि मुतलिक होता है टेंस ज़माना.
यानी कि वो काम जो कि माजी में वकूअ पज़ीर हुए हैं, वो वाक़यात, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, पास्ट सिंपल टेंस। इट इज़ ऑफन यूज टू टेल अ स्टोरी। ये कब इस्तेमाल करते हैं हम अपनी रूटीन की लैंग्वेज में, जब हमने कोई भी कहानी बयान करनी है, ठीक है, कोई भी स्टोरी बतानी है, प्रीवियस कोई भी इवेंट बताना है, तो तब हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है वो सेकंड है, ठीक है, सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, और जबकि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हैं उनमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। जो भी डिड भी जो कि आपकी सेकंड फॉर्म है, लेकिन जो एक्चुअल मेन वर्ब होगा उसमें उसकी जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी जब हम डिड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए ये बात याद रखना आपके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जो मुस्बत फ़िक्रे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उनमें हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अच्छा, अब जो आपने अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद किए हों तो आपने उनमें देखा होगा कि कुछ फॉर्म ऐसी होती है वर्ब की जो कि सेकंड फॉर्म में जाके ईडी लगा के जो है वो आप उसको सेकंड और उसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फॉर्म्स कहलाती हैं आपकी वर्ब। ऐसे वर्ब क्या कहलाते हैं आपके, रेगुलर वर्ब। और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब, ठीक है। इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जो कि ईडी लगा के आपकी फॉर्म कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि ऐसे जैसे गो, वेंट, गोन, ठीक है, आपकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं। अब गो के आगे ईडी नहीं लगाया, ना आपकी सेकंड फॉर्म बन सकती है ऐसे, ना थर्ड फॉर्म। तो ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स का आपने ये याद रखना है। बहुत ही कॉमन सी भी आपकी जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो कि इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं, लाइक ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ठीक है, इस तरह से। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बेटा आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाएं आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो आपने यकीनन इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ होगा अपनी नोटबुक पे। उसमें हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया है कि आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव का साइन जहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे आपको नेगेटिव का साइन नज़र आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क जहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपका इंट्रोगेटिव है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हम सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में लिखते हैं, फिर वर्ब की इसमें मैंने आपको बताया सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाद में आएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो डिड नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। और डिड चूँकि ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है डू की, तो वर्ब की फिर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, और रिमेनिंग सेंटेंस आप इसके साथ लिख देंगे। अगर हम जो है वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो डिड सबसे पहले आ जाता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और क्वेश्चन मार्क आप ज़रूर लगाते हैं। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क आपने बेटा ज़रूर लगाना होता है। उर्दू में अगर हमने जो इसकी पहचान आपने नोटबुक पे यकीनन लिखी होगी, अगर नहीं लिखी तो इसको लिख लें, डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ेल माजी की जो पहचान है, फ़िक्रे के आखिर पे छोटिए, बड़िए या अलिफ जो है वो आए तो वो जुमला फ़ेल माजी का है। इंग्लिश में जैसा कि हमने देखा था इसका यूजेज जो है वो कहाँ पे होता है, जब हमने पास्ट की कोई भी बात करनी है। तर्जुमा करने का तरीका हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, जो भी है, वर्ब की आपकी जो है वो फॉर्म सेकंड ही आएगी। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा कोई भी इशू नहीं है। फिर है उसके बाद आपको इसमें तरतीब बताई है कि सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है। फिर उसके बाद मनफी फ़िक्रे जो है वो दिखाए गए हैं आपको कि नफ़ी के फ़िक्रे में फ़ाइल के बाद डिड नॉट और फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं। मसलन हफ़ीज़ ने मेरी मदद नहीं की, तो हफ़ीज़ डिड नॉट हेल्प मी, इसको इस तरह से ट्रांसलेट हम करेंगे। उसके बाद आ जाएं सवालिया फ़िक्रे में, तो जैसा कि अभी हमने बात की कि डिड सबसे पहले लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। मनफी सवालिया फ़िक्रे आपके सिलेबस में मोस्टली नहीं होते। बड़े सवालिया फ़िक्रे वो हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ होते हैं, लाइक क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह आ जाए, तो फिर आपने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है ये आपको पता है। कोई भी टेंस है, कोई भी उसका एस्पेक्ट है, यूज़ है, तो आपने सबसे पहले ट्रांसलेट ही क्वेश्चन वर्ड को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब अगर उसमें है तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क आपने लगा देना है। क्लियर हो गया? अच्छा जी,
उसके बाद आ जाएं बेटा, अब इसकी हमने एक्सरसाइजेज जो डिस्कस करनी है वो है सॉल्व्ड। अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन आपने बेटा खोल लेनी है, ठीक है।